कुमार अवस्थी लेकर के आज एक टाइटल जो कि बिलोंग करता है आपकी राज व्यवस्था, दैट इज पॉलिटी ऑफ इंडिया से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। अपने अन्य साथियों को शीघ्र ही लाइव ले आइए। आप लोगों के लिए बहुत खास सेशन लेके आया हूं जहां से आप लोगों के लिए सवाल पूछे जाते हैं। उस सवाल के तथ्य को मैं लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं। साथियों, आज का टाइटल है 1909 और 1919। ये वो एक्ट्स हैं जिनके बारे में जब भी भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ा जाता है तो इनके बिना कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि अपने संविधान का पूरा विकास का जो क्रम है वो इन्हीं एक्ट के बीच में से होकर के निकलता है। हम जानेंगे कि कौन से वो आधार हैं जिसके थ्रू हमारा संविधान बना है। एक एक करके सारी बातें करेंगे। उससे पहले मैं अपने सभी साथियों को जो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं उन्हें मैं अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर दूं। साथियों, मेरा कोर्स एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एसएससी के तमाम एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके 2:30 बजे दोपहर से लाइव हो चुका है। आप में से मेरे बहुत प्यारे साथियों ने, काफ़ी सारे साथियों ने उस क्लास को ज्वाइन भी किया है और जो साथी अन्य भी उसे ज्वाइन करना चाहते हैं शीघ्र ही अपना एनरोलमेंट कर लें। मेरा एनरोलमेंट करने के लिए अनअकैडमी प्लस पर दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच मेरी क्लास है जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू किया है। पहले एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कराऊंगा, उसके बाद फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी। इसी क्रम में आपका लगभग 2 महीने में पूरा स्टैटिक जीके एग्जाम के उपयोग के लिए खत्म करवा दूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन भी होगा। तो जल्दी से गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन विद अंकित 10, जिसमें आपको जो भी फीस दिखाई देगी उसमें इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो मेरे सभी साथी जो मेरे साथ लाइव हैं, जो यहां पर पढ़ रहे हैं, देखिए समय के हिसाब से मैं यहां पर आपको इंपॉर्टेंट टाइटल खत्म करवाता जा रहा हूं और डिटेल स्टडी अगर आपको करनी है तो मात्र 3-1 हज़ार रुपए के आसपास सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है। को मेरा रेफरल कोड लगाने के बाद 2700 रुपये पड़ेगा। तो आप जाकर के उस क्लास में जुड़ सकते हैं। काफ़ी सारे लोग उस पर जुड़ चुके हैं। आप लोग जो बचे हैं वो भी जाकर के वहां पर जुड़ने की बात तैयारी सोच कर सकते हैं। शुरू करते हैं साथियों, आज का सेशन है आप लोगों के सामने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे कि हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 क्या है, क्यों आया, क्या सारी कहानियां हैं, एक एक करके हम सारी बातें जानते हैं। साथियों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो, यहां पर मार्ले और मिंटो दो अलग अलग व्यक्ति हैं जिनमें से मार्ले जो हैं वो इंडियन सेक्रेटरी हैं और मिंटो जो हैं वो भारत के उस समय पर उपस्थित वायसराय थे। मार्ले मिंटो के द्वारा सजेस्टेड जो भी बातें थी उन्हीं सजेस्टेड बातों के आधार पर यह एक्ट लाया गया। साथियों, आप लोगों को एक्ट क्या होता है ये तो इन दिनों काफी अच्छे से समझ में आ चुका है क्योंकि पूरा देश इस समय एक्ट की ही बातें कर रहा है। इसी दौरान आप लोग अगर यहां पर भी एक्ट की बात सुनते हैं तो एक्ट का मतलब होता है कि जिसे एग्जीक्यूट करने के बाद चीजें दिखाई देने लग जाएंगी। तो जैसे आपको यहां दिखाई दिया भारत शासन अधिनियम। अब 1909 एकदम नहीं आ गया, इसको भी आने में जैसे हमारा भारत का संविधान एकदम प्रकट नहीं हो गया था कि लीजिए देश आजाद हो गया अब अपना देश का एक संविधान हो जाएगा। नहीं, भारत के संविधान में भी बहुत सारे ऐसे एक्ट्स थे, ऐसे सजेशंस थे जो कि हम लोगों ने पूरी तरह इन्वॉल्व किए और भारत का संविधान बना। साथियों, भारत के संविधान में किस किस देश का कंट्रीब्यूशन है, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी पॉलिटी की उसमें हम उसे भी कवर कराने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आया आपके सामने कि 1909 एक्ट आया क्यों था। अब ये आया क्यों था इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। देखिए, कोई भी कार्य जब होता है ना तो शासन करने के कुछ नियम बना दिए जाते हैं। जैसे आप लोग अगर गली क्रिकेट भी खेलते हो या घर में अपनी छत पर जब क्रिकेट खेल रहे होते हो तो वहां के कुछ नियम आप खुद से बनाते हो। खुद से बनाने से मतलब हुआ कि भाई यहां से बाहर चला जाएगा तो आउट कहलाएगा, इसके अंदर रह जाएगा 1 टिप कैच हो जाएगा, डायरेक्ट शॉट लग गया तो आउट हो जाएगा। ऐसे ही साथियों, गवर्नमेंट भी जब शासन करना चाहती है तो शासन के कुछ नियम बनाती है। उन नियम को जब हम पूरी तरह से दस्तावेज में लिख देते हैं तो वही सब चीजें एक्ट कहलाती हैं। ठीक है,
तो यहां पर ब्रिटिश हुकूमत हमारे ऊपर शासन कर रही थी और हम यहां पर कॉलोनी बने हुए थे। तो उस दौरान जब हम कॉलोनी बने हुए थे तो कॉलोनी के दौरान हमसे जो जो कार्य करवाए गए उनका आधार कुछ इतिहास में छिपा है। जैसे साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि 1905 में बंगाल स्प्लिट हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। और जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ तो उस विभाजन के दौरान दो चीजें निकल करके सामने आई थी, और वो क्या था कि कांग्रेस का स्प्लिट जो कि 1905 में बंगाल विभाजन से प्रेरित था, यानी कि इट इज इंड्यूस्ड फ्रॉम 1905 बंगाल स्प्लिट। ये कैसे? तो देखिए साथियों, आपको पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन के दौरान एक आंदोलन चला था जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। जो साथियों स्वदेशी आंदोलन था, बेसिकली वो था क्या स्वदेशी आंदोलन में? साथियों, स्वदेशी आंदोलन में यह कहा गया था कि भारत का ही सामान इस्तेमाल किया जाएगा, विदेशी सामान की होली जलाई जाएगी। यह नियम जो था यह कहां आया था? 1905 बंगाल विभाजन के बाद यह स्वदेशी आंदोलन के अंदर लोगों ने, जो हुकूमत, जो अपनी जनता थी भारत की, उसने निकाला। उन जनता का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस के अंदर उस समय दो धड़े बन गए। कौन कौन से धड़े बन गए? एक हुआ नरम दल और एक हुआ गर्म दल। साथियों, नरम दल और गर्म दल में गर्म दल ने कहा कि केवल बंगाल के अंदर ही विदेशी सामानों के पुतले जलाए जाएं। फिर से समझिएगा, बंगाल के अंदर ही आंदोलन किया जाए, स्वदेशी आंदोलन। यह पॉइंट किसका था? गर्म दल का था। एग्जैक्टली ऐसे ही, सॉरी, नरम दल का था। और गर्म दल का कहना था कि स्वदेशी आंदोलन पूरी इंडिया में फैला लिया जाए। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको वर्तमान में जब मैं 1909 पढ़ाऊं तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए कि क्या कारण था इस तरह की लाइनें लिखने का। पहला चीज समझ में आ जाना चाहिए। फिर से समझिएगा, बंगाल का जब विभाजन हुआ तो नर्म दल और गर्म दल दो भाग बन के आए। नर्म दल जो कि पूरी तरह से कांग्रेस का मतलब कन्वेंशनल कांग्रेस थी, जो कि कहीं ना कहीं तक ब्रिटिशर्स को सही माना करती थी। ब्रिटिशर्स को सही मानने से मतलब है वो ये मानती थी कि इनके द्वारा जो चीजें की जा रही हैं वो ठीक हैं, बस इन्हें हमारे बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो हम सुझाव दे देंगे तो जो मान लिया जाएगा वो ठीक है। अतः जो नर्म दल के कांग्रेस नेता थे वो चाहते क्या थे? वो ये चाहते थे कि देश के अंदर जो भी कार्य किया जाए, यानी कि विरोध के स्वरूप जो किया जाए, चूंकि बंगाल विभाजित हुआ है अतः स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक रहे, नंबर एक। और दूसरा, जब स्वदेशी की बात की ही जा रही है तो केवल विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाए, किसी अन्य चीज का बहिष्कार ना किया जाए। जैसे ही मैं ये लाइन बोलता हूं दिमाग में एक सवाल खड़ा हो जाता है, तो फिर गर्म दल क्या चाहता था? गर्म दल चाहता था कि केवल विदेशी सामान का ही बहिष्कार ना हो, बल्कि विदेशी पदों का भी बहिष्कार हो। विदेशी पदों का मतलब जो बाहर से हम लोगों को पद दिए गए हैं, जैसे बहुत सारे लोग यहां पर सिविल सर्वेंट थे, इंडियंस ही जो सिविल सर्वेंट थे, कई लोग गवर्नमेंट की जॉब कर रहे थे, बोले उनका भी बहिष्कार हो, नंबर एक। और दूसरा, विदेशी संस्थाओं का भी बहिष्कार हो। विदेशी संस्थाओं से मतलब जो यहां पर ऑफिसेज स्थापित कर दिए गए थे ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, उनका भी बहिष्कार हो। और दूसरी बात वो क्या चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन पूरी तरह से पूरी भारत में फैल जाए। ये वो मेन आधार था जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर दो धड़े बन गए। एक बना गर्म दल और एक बना नर्म दल। गर्म दल के नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तो बने गर्म दल के। और नरम दल के अंदर रेस्ट ऑफ द कांग्रेस आ गई। इसी चीज की वजह से सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस में स्प्लिट आ गया, यानी कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस बट गई। अब सूरत में कांग्रेस बट गई और कोई पार्टी एग्जिस्ट ना करे, यह ब्रिटिश हुकूमत की वो थी कि भैया किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस में विभाजन डाल दो, यानी कि फूट डालो और राज करो। ये वाला जो थड़ा था, उनकी जो कंसेप्ट थे फूट डालो और राज करो वाले, इसके तहत उन्होंने 1909 का एक्ट लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि उस एक्ट से उन्हें यह विश्वास था। क्या विश्वास था? कि चूंकि हमेशा से नरम दल वाले जो कांग्रेसी हैं वो सुधार के नाम पर प्रशासनिक सुधार की मांग करते रहे हैं, तो चलिए कुछ प्रशासनिक सुधार कर देते हैं जिससे नरम दल तो खुश हो जाएगा, और गरम दल जो कि इस समय ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था, जो कि इस चीज से जो चाहता था कि यहां से वो चले जाएं,
उन लोगों के ऊपर शिकंजा कस दिया जाएगा। तो यही परिणाम निकला मेरे प्यारे साथियों कि 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर गरम दल को तो प्रताड़ित करना और नरम दल का फेवर करना, यह पहला कार्य किया गया था। ठीक है ना। तो यहां पर जो सुधार लाए गए थे वो नरम दल से संबंधित थे। अब सवाल बना, सर फिर गर्म दल वालों का क्या हुआ? तो साहब गर्म दल वालों का दमन किया गया। तो दमन किया गया तो इसका नाम मतलब क्या है? तिलक को जेल भेज दिया गया। तो इस तरीके से इस आंदोलन को दबाने का पूरी तरह से प्रयास किया। तो देखो कांग्रेस को बांट दिया। अब दूसरी तरफ चलते हैं साथियों। बंगाल विभाजन के दौरान दो धड़े और निकले, और वो क्या थे? हिंदू और मुसलमान। बंगाल विभाजन 1905 में जब हुआ था तब यह देखा गया कि बंगाल और दोनों के जो बंगाल बन के आए, वेस्ट और ईस्ट जो बन के आए थे, उनके अंदर एक जगह पर हिंदू माइनॉरिटी में आ गया और एक जगह मुस्लिम माइनॉरिटी में आ गया। यानी कि एक तरीके से हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए यह अपने आप में एक नया शिगुफा छेड़ दिया गया। तो अब देखिए ध्यान से, यहां पे आप लोगों को 1909 पढ़ने से पहले थोड़ा सा 5 साल पहले की बातों के ऊपर पकड़ होना बहुत जरूरी है। तो अब क्या हुआ साथियों, यहीं पर एक चीज बनती है और वो क्या है? वर्ष आता है 1906 का। उस 1906 के अंदर आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिंटो से मिलने शिमला जाता है, और शिमला जाकर के वहां पर कहता है कि साहब हमें मुसलमानों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व चाहिए। हम चाहते हैं कि इस देश में केवल और केवल मुसलमानों को मुसलमान ही वोट करें, मुसलमान ही प्रतिनिधि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करें। कुछ इस प्रकार का प्रतिनिधित्व चाहिए, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, पृथक निर्वाचन पद्धति चाहिए। यह किसने डिमांड करी थी? 1906 के अंदर, और यहीं से स्थापना हुई थी किस चीज की? आप लोगों के मुस्लिम लीग की। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, जिसके अंदर जो मेजर डिमांड थी, ये किसके दिमाग की उपज थी? मिंटो के दिमाग की उपज थी। तो मार्ले मिंटो में, मार्ले तो बैठे हुए थे सचिव बन करके। और एक बात और बता दें आपको, ये सारा बैकग्राउंड जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, तुरंत अब जब मैं पढ़ाऊंगा वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। तो जो सुधार मांगे गए थे उन सुधारों में क्या किया गया ये बताएंगे। तो इस तरह के जो डिमांड की गई कि सर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो उस सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम पर क्या किया गया ये भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब एक बात यहां पर देखने की जरूरत है। देखिए साथियों, कांग्रेस का मानना था कि जिस प्रकार से शासन बहस से किया जा सकता है, यानी कि सब लोगों की आम सहमति बना करके शासन करने के लिए जरूरी है कि लोग बैठें, बुद्धिजीवी लोग बैठें और बैठ करके आम सहमति से, कंसेंसस से एक निर्णय निकालें जिससे कि शासन किया जा सके। अब क्या होता है साहब, इनकी इसी डिमांड के बीच में मार्ले मिंटो अपना एक तरीका और छेड़ देते हैं यहां पर, और वो क्या कर देते हैं, इन लोगों को कहते हैं कि देखिए हमारे जो मार्ले जी हैं ना, जो वहां बैठे हुए हैं, ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, उनके पास सलाह देने के लिए एक मंडल होता है। जो मंडल एक तरीके से समझिए 15 लोगों का सचिव के पास अपना एक सेक्रेटरीट होता है, जिसमें 15 लोग होते हैं जो सचिव को सलाह देते हैं। तो चलिए एक काम हम आप लोगों के लिए करेंगे कि उन सचिवों में 2 लोग आपके बिठा देंगे। मतलब जो सचिव वहां बैठे हुए हैं लंदन में, ब्रिटेन में जो बैठे हुए हैं, उनके जो 15 सदस्य हैं ना, जो उनको सलाह देते हैं, उसमें 2 सदस्य आपके बिठा देंगे, ताकि वहां पर बैठे सचिव को भारत के बारे में समझना आसान हो जाए कि भारत किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के तमाम जो बातें की गई थी, इन्हीं से जाकर के बन के आया था भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब एक एक करके हम सारी पंक्तियां पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1 लाइन आप लोगों के सामने लिखी हुई है, कहां से अधिनियम क्यों लाया गया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, कि साहब ये एक्ट लाना पड़ा था। तो साथियों नंबर 1 क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने 1905 के अंदर क्या कर दिया था। अरे पप्पू लाल जी आपका नाम नहीं ले पा रहे हैं, आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी हम पढ़ा रहे हैं, लास्ट में आपका नाम भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप वीडियो शेयर करते जाइए। दोबारा सुनिए। तो अब क्या है साथियों, यहां पर अधिनियम लाने का कारण ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो पहला कारण क्या था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। विभाजन के बाद बंगाल के विद्रोह के कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों के शासन में कुछ सुधारों को आवश्यक समझा था। दिस वाज द फर्स्ट रीजन, जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में समझा दिया। दूसरा क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1906 में पहली बार स्वराज की मांग की थी, जिसे हम होम रूल कहते हैं। अच्छा, इसी बीच में शिमला
के पास एक डेलीगेशन गया। वो क्या है? तो डेप्यूटेशन किसके नेतृत्व में गया था? आगा खान के नेतृत्व में। ये वाली बात मैंने आपको बता दी। 1906 में लॉर्ड मिंटो के पास जाता है और यह कहता है कि मुसलमानों के लिए हमें अलग निर्वाचन पद्धति चाहिए। तो इन डिमांड के आधार पर आगे बढ़कर के एक्ट आता है, जिसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। क्या हैं? दोबारा देखिए साहब। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट में पहला कहा गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड प्रोविंसेस इंक्रीज्ड इन साइज, यानी केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदें आकार में वृद्धि हो जाएंगी, यानी कि प्रोविंसेस के अंदर जो साइज ऑफ सेंटर एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनका साइज बढ़ा दिया जाएगा। अब बढ़ा दिया जाएगा, इसका क्या मतलब है? आप में से कई लोगों को यह बात समझने में शायद दिक्कत आए, तो उनको सरल भाषा में मैं समझा दूं। जैसे आज अपने भारत के अंदर भी संसद है और संसद के अतिरिक्त भी राज्यों के अंदर विधानसभाएं हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही उस समय केंद्रीय परिषद जिसकी बात की गई थी, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, उसमें मेंबर की संख्या रखी गई थी 69। इन 69 में साथियों 60 मेंबर तो थे जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर के अतिरिक्त थे, और जो 9 मेंबर थे उनमें से एग्जीक्यूटिव जो गवर्नर जनरल जो था उसकी काउंसिल के 7 मेंबर, एक यहां पर खुद कमांडर इन चीफ, और कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त एक सदस्य और नियुक्त किया जाता था। तो यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, पहली चीज तो यह बनी केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरी क्या बनी साथियों? लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यहां पर 50 सदस्यों को नियुक्त किया गया। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब, बर्मा और आसाम में 30 सदस्यों को नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से साथियों अधिनियम की मांगों को मानते हुए केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदें बना दी गई। यह पॉइंट आगे बढ़ता है। अब क्या होता है साथियों? यहां पर केंद्र और प्रांतों में जो काउंसिल्स बनी थी उसमें मेंबर्स को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था। 4 श्रेणियों मतलब 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया था। जैसे सबसे पहला जो कैटेगरी था वो बना एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब बोले सर ये क्या होता है? तो साथियों उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनको कार्य करने के लिए, जैसे आज अपने प्रधानमंत्री को कार्य करने के लिए कैबिनेट की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से उस समय पर जो गवर्नर जनरल थे उन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जरूरत थी। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर गवर्नर जनरल को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर कहलाए। दूसरे नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर, तो ये क्या होते हैं? तो साथियों नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर गवर्नमेंट के अंदर वो मेंबर थे जो कि सरकारी अधिकारी थे जिन्हें गवर्नर जनरल नॉमिनेट करता था। अब फिर पूछेंगे सर ये क्या होता है? तो याद करो अपने अंदर यहां पर भी अपनी राज्यसभा के अंदर भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही इस काउंसिल में गवर्नर जनरल जो था वो नॉमिनेट करता था लोगों को, लेकिन करता किनको था? सरकारी अधिकारियों को। अब तीसरा पॉइंट क्या बना? तीसरे टाइप के जो सदस्य बने साथियों वो क्या थे? नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यानी कि नॉमिनेट तो किया लेकिन वो सरकारी नहीं थे। ठीक है ना? तो फिर से देखिए आपके सामने 3 तरह के सदस्य आ चुके हैं। एक तो वो आए जो कि गवर्नर जनरल की खुद की काउंसिल है। इसको समझने के लिए क्या समझे? प्रधानमंत्री के पास वर्तमान में कैबिनेट है। दूसरी क्या हुआ साथियों? नॉमिनेटेड आधिकारिक मेंबर, यानी कि सरकारी सदस्य लेकिन जिन्हें नॉमिनेट किसने किया? गवर्नर जनरल ने। तीसरा क्या हुआ? नॉमिनेटेड मेंबर थे लेकिन वो सरकारी अधिकारी नहीं थे। सरकारी अधिकारी मतलब ब्रिटिश सरकार जो यहां शासन चला रही थी उसके सदस्य नहीं थे। और जो चौथा सेक्शन है ना साथियों वो है निर्वाचित सदस्य का, यानी इलेक्टेड मेंबर का, जिसमें भारत के विभिन्न श्रेणियों से चुने हुए लोग आते थे। तो आप लोगों के सामने यहां पर 4 श्रेणियां निकल के आ गई। कौन कौन सी निकल के आ गई? पहला आपका पदेन सदस्य, दूसरा नामांकित आपके अधिकारी जो कि सरकारी हैं, तीसरे नामांकित गैर अधिकारी, और तीसरे हैं निर्वाचित सदस्य जिन्हें हमने क्या क्या कहा? इलेक्टेड मेंबर, नॉन, यहां पर दूसरे कौन से? नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल, नॉमिनेटेड ऑफिशियल। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, और वो कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि साहब कहने को तो इन्होंने पूरी काउंसिल बना दी, लेकिन जरा ध्यान से देखिए इनकी 4 कैटेगरी में 3 कैटेगरी पे तो खुद महाराज गवर्नर जनरल का ही प्रभाव है। ध्यान से देखिए इन कैटेगरी के अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ये तो अभी भी गवर्नर जनरल का है। ले देकर के जो बचे हैं वो कौन बचे हैं? निर्वाचित सदस्य।
और उन निर्वाचित सदस्यों के अंदर यहां पर भारतीयों के द्वारा विभिन्न श्रेणियों का चुनाव किया गया था। तो अब देखते हैं साथियों, सवाल बना सर जो निर्वाचित हैं यानी कि इलेक्टेड लोग हैं, वो इलेक्टेड लोग कहां से आए? तो देखिए मेरे साथियों, यहां पर इलेक्टेड लोग जो आए ना, वो आए थे इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के। और वो इनडायरेक्टली कहां से होकर के आए थे? स्थानीय निकायों से। स्थानीय निकाय जैसे आज अपने यहां पर नगर पालिका होती है, पंचायत समिति होती है, इस तरह से वहां पर उस समय जो स्थानीय निकाय थी, वाणिज्यिक मेंबर्स थे यानी लैंडलॉर्ड्स थे, चैंबर ऑफ कॉमर्स थी, यूनिवर्सिटीज थी, ट्रेडर कम्युनिटीज थी और मुस्लिम्स थे। यानी कि यहां पर जब लोगों का चुनाव किया जा रहा था तो उन लोगों के चुनाव में एक अलग कैटेगरी को इंसर्ट कर दिया गया, दैट इज मुसलमान। और एंट्री करने का जो केवल अर्थ था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो आप लोगों को यहां एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो पूरा विकास का क्रम है, इस विकास के क्रम में 4 श्रेणियां शुरू कैसे हुई थी, तो मैंने आप लोगों को एक एक करके ये सारी बातें बता दी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में यहां मुसलमानों की एंट्री हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों को अलग करने का जो पहला काम था वो 1909 के अंदर ही शुरू हुआ था। प्रांतीय परिषदों के अंदर यानी कि प्रोविंशियल काउंसिल्स थी, उनके अंदर गैर आधिकारिक सदस्यों का बहुमत रखा गया था। लेकिन भारत को, अब एक चीज यहां पर समझ लेना, फिर से देखना, यहां पर जब हम बात करते हैं तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेजॉरिटी में हैं। यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर विधान परिषद 2 प्रकार की बनाई गई थी, केंद्र की और प्रांत की। केंद्र की जब बनाई गई थी तो मेजॉरिटी में केंद्र वाले लोग थे यानी आधिकारिक लोग थे। लेकिन जब प्रांत की बात की गई थी तो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर को यहां पर मेजॉरिटी में रखा गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 2 बातें निकल करके आती हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट और दूसरा यहां पर क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल काउंसिल्स जो थी उनके अंदर मेजॉरिटी ऑफ नॉन ऑफिशियल्स। साथियों, इसके अतिरिक्त इंडियंस वर गिवन मेंबरशिप टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंपीरियल यानी कि जो वहां से उस समय की चली आ रही काउंसिल थी, उसमें पहली बार भारतीयों को सदस्यता दी गई थी। मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट में यह बता ही चुका हूं। अब यहां पर 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे कई बार सीधा सीधा सवाल उठ करके आता है। तो बोले सर, जैसे आज के दिनों में हम अपने यहां पर जब भारत में संसद देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कोई भी मसला है उसके ऊपर सभासद जो हैं वो प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं, प्रश्नकाल चल रहा होता है, 0 आवर चल रहा होता है। क्या उस समय भी ये लोग जो बैठते थे कार्यकारियों के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जब ये लोग बैठते थे इतनी बड़ी संख्या में, एक जगह 69 नंबर है, एक जगह 50 नंबर है, एक जगह 30 नंबर है, तो क्या सर उस समय पर भी ये लोग डिबेट किया करते थे क्या? नहीं साथियों, यहां पर डिबेट तो कर सकते थे लेकिन आप वोटिंग नहीं कर सकते थे। जैसे आज अपने यहां पर क्या होता है, जब भी कोई प्रस्ताव पारित होना होता है तो उस पर वोटिंग होती है। तो यहां पर डिबेट तो कर लो, खूब बातें कर लो, आपको डिबेट करने के अतिरिक्त जो कहा गया आप वोटिंग नहीं कर सकते। तो फिर पूछा सर डिबेट का क्या मतलब है? अब मान लीजिएगा आपने गैर सरकारी सदस्य ने किसी सरकारी सदस्य से कोई सवाल कर लिया तो यहां पर पहली बार यह अनुमति दी गई थी कि उसने जो आंसर दे दिया उस पर क्रॉस क्वेश्चन करने की परमिशन दी गई। यह भी सुर्खी बनी कि सर ऐसा क्यों होता है। यानी कि आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर रिप्रेजेंटली जो पूरक प्रश्न है जिसे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं, मतलब समझिए आपने पूछा कि सर क्लास कितने बजे होगी, मैंने कहा 10 बजे। अब आपने मुझसे अगला सवाल पूछ लिया, सर दिन में या रात में, तो ये वाला प्रश्न पूछने की आपको अनुमति मिल गई थी। सोचिए, हम भारतीय लोगों ने परतंत्रता का क्या कहर देखा है कि जो देश के प्रतिनिधि निकल करके जा रहे हैं उनको एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने की इजाजत थी। अब मैंने आपसे कहा, जैसे मैं आज आपको बता देता हूं कि मेरी क्लासेस 26 तारीख से 1 बजे आया करेंगी। अब 1 बजे दोपहर में आया करेंगी, तो सर दोपहर में आया करेंगी ये तो आपने बता दिया, लेकिन मैं आपसे ये पूछूं ही नहीं कि क्या आप तैयार हैं। अब अगर आप तैयार नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी बातों को मैं मानूं या ना मानूं, वहां पर वन साइडेड हुआ करता था। यानी कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, केवल वन वे के अंदर फ्लो दे दिया गया। तो गवर्नर जनरल के जो आदेश थे वो केवल इन लोगों को केवल एक कठपुतली की तरह रखने के लिए थे। यहां पर कोई भी बहुमत से निर्णय नहीं लिया जाता था, यानी वोटिंग का कोई भी राइट यहां नहीं था। साथियों, जैसा मैंने आप लोगों से अभी कहा, गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, उस काउंसिल में 60+9 मेंबर थे। तो जो 9 जो कैबिनेट के सदस्य थे,
एक तरीके से ऐसे समझिएगा, तो जो 9 मेंबर थे उनमें पहली बार किसी भारतीय को इलेक्ट करके भेजा गया था, तो उन भारतीय का नाम, जो इंडियन थे जिनको भेजा गया था, उनका नाम था एसपी सिन्हा। फिर से समझिए, ऐसे समझ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट है उस कैबिनेट के अंदर एक सदस्य इंडियन चला गया, बाकी सब विदेशी हैं। क्लियर? एग्जैक्टली यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि 1909 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन गया जिनका नाम एसपी सिन्हा था, और इन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है, इन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। इसके अतिरिक्त क्या है साथियों, इसके अतिरिक्त जो सचिव बैठे हुए थे ना, मार्ले मिंटो में, मार्ले कौन है? सेक्रेटरी, और मिंटो कौन है? यहां पर वायसराय। तो जो मार्ले बैठे हुए हैं वो कहां बैठे हुए हैं साहब? अपनी गद्दी जमा करके ब्रिटेन में। तो उनकी जो 15 लोगों की सलाहकार समिति है, उनके अंदर 2 भारतीय लोगों को चुन करके भेजा गया था। चुन करके नहीं, यहां से नॉमिनेट करके वहां भेज दिया गया था। वो कौन कौन थे? एक का नाम था केसी गुप्ता और दूसरे का नाम है एच.एस. विलग्रामी। 2 सदस्य केसी गुप्ता और एच.एस. विलग्रामी, इनके ऊपर भी मल्टीपल टाइम सवाल पूछा गया है। तो अब आपके सामने 3 पॉइंट निकल करके आ गए साथियों। कौन कौन से पॉइंट निकल करके आ गए? फिर से समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। नंबर 2, प्रोविंशियल काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई थी। मेंबर्स की संख्या इंक्रीज की गई थी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की बात की गई थी, लेकिन वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक मेंबर अपॉइंट किया गया था जो इंडियन था। इंडियन मेंबर एसपी सिन्हा था, यानी कि उन 9 मेंबर्स में से एक मेंबर, यानी 7 + 2 हुआ करते थे कमांडर इन चीफ के अलावा। तो उनके अंदर से जो 7 मेंबर थे उनमें से एक जो था वो एसपी सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया था, जिन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। इसके अतिरिक्त जो सलाहकार मंडल सचिव का बिठाया गया था ब्रिटेन के अंदर, उसमें 2 इंडियंस का नाम सेलेक्ट किया गया था। इन्हीं पॉइंट के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। जब आपसे पूछा जाए सेपरेट इलेक्टोरेट कब से शुरू हुआ था, तो आपको 1909 आंसर देना होता है। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को आज का सेशन जो मैंने पढ़ाया है ये बेहद तथ्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण लगा होगा। आप अधिक से अधिक संख्या में, मैं जिस तरह से यहां पढ़ा रहा हूं, समय की लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से आप लोगों को कम समय ही मैं दे पा रहा हूं। डिटेल में हमारी क्लासेस चल रही हैं विद पूरा थ्योरेटिकल और क्वेश्चन डिस्कशन के साथ। दोपहर 2:30 से 3:30 के बीच में ऑनलाइन आप लोगों के लिए अनअकैडमी प्लस पर मैं उपलब्ध हूं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप अपने आप को लाभ अगर दिलाना चाहते हैं, कम समय के अंदर बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लस पर आपका स्वागत है। आप में से ही बहुत सारे साथी ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 और जल्दी से सब्सक्रिप्शन परचेज करिए और क्लासेस में पहुंचिए। जो क्लासेस हो चुकी हैं, कल की जो क्लास हो चुकी है, आप उसे भी एक्सेस कर पाएंगे अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं। नॉट इवन दिस, वर्तमान में इसके अतिरिक्त मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, कोई भी टॉप इंडिया लेवल पे एजुकेटर यदि इस समय ऑनलाइन अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी भी क्लासेस मेरे ही कोर्स के साथ साथ देख पाएंगे। तो गो एंड गेट दिस सब्सक्रिप्शन। पेज के एंड में मैंने आप लोगों को बताया है सब्सक्रिप्शन कैसे परचेज करना है। हालांकि मैं 1919 भी लेके आया था, लेकिन थोड़ा समय कम होने के कारण मैं उसको नहीं बता पाया। नेक्स्ट टाइम आपसे डिस्कस करूंगा। अंकित 10 सब्सक्रिप्शन को यूज कैसे करना है तो एक बार आप देख लीजिए। जिन्हें नहीं पता कि कैसे सब्सक्रिप्शन लिया जाता है उन्हें मैं बता दूं। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर जाना होता है। वहां से आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप, देखिए वहां पर आपको अनअकैडमी के नाम से 2 ऐप और भी दिखेंगे, एजुकेटर ऐप भी दिखेगा, लेकिन आपको यहां पर लर्निंग ऐप लेना है और लर्निंग ऐप लेकर के आप उसे इंस्टॉल कर दीजिए। और इंस्टॉल करके जब आप उसे ओपन करेंगे तो वहां पर आएगा सर्च योर गोल, यानी कि आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप वहां पर गोल के ऊपर सर्च करें एसएससी एग्जाम। एसएससी एग्जाम सर्च करके आप गोल को सेलेक्ट करें और सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें। साथियों, सब्सक्रिप्शन के अंदर बहुत सारे प्लान दिए हुए हैं, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और आप लोगों के लिए 12 महीने, 24 महीने। इन तरह के जो प्लान हैं, इनमें से जो भी प्लान आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए ऑब्वियस ही बात है साथियों, एसएससी बहुत सारी नौकरियों का खजाना होती है। फिर चाहे आप सीपीओ की तैयारी करें, आप चाहे सीबीआई इंस्पेक्टर बने, इनकम टैक्स ऑफिसर बने, जो भी आपको बनना है वो एसएससी ही एग्जाम कंडक्ट कराती है। और उन एग्जाम्स में जो सिलेबस पूछा जाता है स्टैटिक जीके, वो लगभग एक जैसा फिक्स रहता है। तो गो एंड गेट दी सब्सक्रिप्शन विद माय सब्सक्रिप्शन आईडी अंकित 10। इस रेफरल कोड को आप लगाएंगे
तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट क्लास वहीं की वहीं मिल जाएगा और क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्लासेस में खास क्या है, आपको वीकली तो टेस्ट मिलेगा ही, हर 3 दिन में डाउट डिस्कशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आपको जो मेरा आज पढ़ाया हुआ कंटेंट है ये मेरे टेलीग्राम चैनल जीके बाई अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएगा। जो मैंने कंटेंट आपको आज पढ़ाया है 1919 में नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा। तो इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करिए। धन्यवाद।